हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और विद्युत आवेशों के लिए कूलाम का नियम पढ़ा था। ठीक है, तो कूलाम के नियम में अपन ने ये बताया था कि किन्हीं भी दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य जो अल्प दूरी पर रखे हों उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती होता है या Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, यही बताया था। इसमें मैंने आपको लास्ट बताया था K को दूसरे रूप में ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K का मान होता है 9 × 10⁹ और यूनिट भी बताई थी मैंने लास्ट आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की बात करें, एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। कल बताया था, ये लास्ट में अपन को यहीं से शुरू कर रहे हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहते हैं इसको। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है इसको आप हल करके ज्ञात कर सकते हो। तो 8.85 × 10⁻12 ये इसका व्युत्क्रम है, तो मात्रक भी उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक अपन ने कल बात की थी। ठीक है, अब एग्ज़ाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन नॉट की विमा। इसकी विमा यदि आप ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो विमा के लिए देखो आप फॉर्मूला लगाएं बल का, F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करनी है तो इसको इधर ले जाएंगे, F को इधर ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई F और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा देखो, आवेश की विमा मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको T1 A1, दूसरा भी आवेश है ये, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी T1 A1। 4 पाई विमाहीन नियतांक है 4 पाई। बल की विमा हो जाएगी M1 L1 T-2 और आर स्क्वायर दूरी की विमा हो जाएगी L2। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा बताओ, ऊपर ले जाओ M-1 L-3, देखो आप L1 और L2 L3 हो गया, ऊपर ले गए L-3 और T2 ये हो गया और T-2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा T4 और A2। तो ये इसकी विमा होगी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था आपके पास विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स होंगे। अब आगे बढ़ाते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन आर। ठीक है, क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं आप समझना। जैसे मान लें कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों अल्प दूरी r पर स्थित हैं, तो दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये वैक्यूम में ले रहे हैं अपन, निर्वात में ले रहे हैं। तो निर्वात में V मतलब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, तो निर्वात में इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही बताया क्या, देखो आप यहाँ पे F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी निकाय को, इसी सिस्टम को बिना डिस्टर्ब किए एज इट इज़ ले जाके किसी मीडियम में रख देते हैं, कोई माध्यम में रख देते हैं, जैसे जल है, कांच है, अभ्रक है, शीशा, जो भी है, तो किसी अन्य मीडियम में रख दें बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो जब किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल में क्या परिवर्तन आएगा, M मतलब मीडियम, फोर्स इन मीडियम, माध्यम में बल कितना हो जाएगा। तो बताओ आप, आवेशों को डिस्टर्ब नहीं किया तो Q1 Q2 ऐसे ही, उनके बीच की दूरी भी उतनी रखी आर स्क्वायर,
1/4 पाई, 4 पाई नियत है तो ये नियत राशि है, ऐसे रहेगी। तो परिवर्तन किस में होगा बताओ, एप्सिलॉन नोट में। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ओनली एप्सिलॉन। तो अपन ये जानते हैं कि जब आवेशों को निकाय को निर्वात से हटाकर किसी माध्यम में रख दें तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसमें परिवर्तन का आभास होगा, तो बल का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो बल कैसे कम होगा कि अपन ने सिस्टम में तो कोई परिवर्तन किया नहीं, तो आवेश वही रहेंगे, दूरी वही रहेगी, ये नियतांक फिक्स होता है। तो परिवर्तन किस में होना चाहिए, इसमें। तो माध्यम में लगने वाला बल ऐसे अपन व्यक्त करेंगे। तो ये जो दो समीकरण आए, अगर इन दोनों समीकरणों का आपस में विभाजित कर दें, दोनों का भाग लगा दें, तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए। तो दोनों समीकरणों का यदि आप भाग लगा देते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से FV/FM, दोनों का भाग लगाया तो देखो Q1 Q2/R² कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ये पलट के ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट। तो ये जो अनुपात आता है, इसी अनुपात को अपन बोलते हैं एप्सिलॉन R या फिर स्मॉल k, जिसका नाम क्या है बताओ, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर दूसरा नाम है परावैद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। ठीक है, कोई दिक्कत? तो परावैद्युतांक को परिभाषित कैसे करेंगे बताओ, किन्हीं, ये एप्सिलॉन R है, इसको परिभाषित करना है। तो पहले तो ऐसे कर सकते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में, या वैक्यूम मतलब निर्वात होता है तो हवा या निर्वात बोल दो या ओनली निर्वात बोल दो, क्योंकि हवा और निर्वात की जो विद्युतशीलता वो समान होती है। तो देखो आप, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और किसी माध्यम में लगने वाला विद्युत बल, इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, ये तो निर्वात की है और ये माध्यम की है, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है बताओ, परावैद्युतांक कहलाता है या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। क्लियर है? अब कुछ माध्यमों के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें, एप्सिलॉन R जो है ना वो कैसी राशि है बताओ, बल बटे बल। तो कैसी राशि हो गई, मात्रकहीन, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन बटे न्यूटन कैंसिल, और विमाहीन, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है एप्सिलॉन R। ठीक है, दूसरे शब्दों में दूसरी चीज़ देखो आप, अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन R का मान, जैसे अपन बात करें निर्वात, हवा, है ना, शुद्ध जल, आशुद्ध जल, आशुद्ध मतलब शुद्ध जल, और धातुएं, इनके लिए एप्सिलॉन R का मान अलग अलग होता है, माध्यम बदलने पर एप्सिलॉन R बदलता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, हवा के लिए एप्सिलॉन R का मान 1.008 मतलब लगभग 1 होता है। इसको आप छोड़ो, हवा के लिए भी लगभग 1 होता है। शुद्ध जल के लिए इसका मान होता है 80, और धातुओं के लिए एप्सिलॉन R का मान होता है अनंत। चालक जो होते हैं या धातुएं जो होती हैं उनके लिए एप्सिलॉन R का मान क्या होगा बताओ, अनंत। ठीक है, तो ये था आपके पास आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। ठीक है, अगर आगे अपन बात करें तो आगे आता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सदिश आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वही सदिश आपके काम में आएगा। पहले अपन ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो वो मैंने आप पढ़ाया था, आपको थोड़ा टिपिकल लगा, 1-2 बार रिवाइज भी किया था मैंने। वही चीज़ें इसमें गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा तो ये जल्दी समझ आएगा। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं देखो आप, जैसे मान लें आप कि इधर से बताते हैं आपको, जैसे मान लें आपके पास 2 आवेश हैं जो XY तल में स्थित हैं, ये Y अक्ष, ये X अक्ष, यहाँ 2 आवेश स्थित हैं। यहाँ ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, दोनों धनावेश लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश अपन मान लेते हैं R1, वेक्टर R1, और इसका स्थिति सदिश अपन मान लेते हैं वेक्टर R2। मान लिया अपन, कोई दिक्कत?
अब यदि इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों आवेशों को, तो अगर सदिश रूप में बोलें, सदिश रूप में अगर इनको बोलें तो सदिश रूप में क्या बोलेंगे बताओ कि अगर आप इसकी दिशा इधर से इधर देते हो यूं यूं ऐसे, तब तो अपन इसको लिखेंगे R21। क्या लिखेंगे बताओ? R21। पहले से दूसरे की तरफ देते हो तो दूसरा पहले के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो R21 बोलेंगे। और अगर इसकी दिशा अपन उल्टी देते हैं इधर तो क्या बोलेंगे बताओ? R12। क्या बोलेंगे बताओ? R12। तो ये सदिश है जो आपने पढ़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें समझ आया? तो दोनों के बीच की दूरी को अपन सदिश रूप में ले रहे हैं, दिशा के साथ ले रहे हैं। तो अगर 1 से 2 की तरफ लेंगे तो R21 और 2 से 1 की तरफ लेंगे तो R12। क्लियर है? सदिश रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे। अब बात करें अपन बल की। मान लेते हैं यहाँ पे एक बल मान लेते हैं। देखो ये जो Q1 आवेश है ये Q2 आवेश पे बल लगाएगा, दोनों धनावेश हैं, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। तो कौन सी दिशा में लग रहा है ये बल? R21 की दिशा में। तो R21 की दिशा में लग रहा है तो इस बल का नाम क्या रख देंगे? F21। बल का नाम रख देंगे F21। और Q2 आवेश भी Q1 को प्रतिकर्षित करेगा तो एक बल इस दिशा में लगेगा। तो ये कौन सी दिशा में लग रहा है? R21 के विपरीत दिशा में। तो इसलिए इस बल का नाम क्या रखेंगे बताओ? R12। और अगर इस दूरी को, इस सदिश को इस दिशा में लेंगे तो क्या लिखेंगे? R12। तो दोनों आवेश एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। Q1 Q2 को प्रतिकर्षित कर रहा है और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर अपन बात करें इसमें तो F21 का मतलब आप समझते हो? F21 क्या है? आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, आवेश Q1 के कारण बल, है ना। F12 क्या है बताओ? आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये अपन हल करने से पहले कुछ बेसिक सीखते हैं सदिश के। सदिश के बेसिक्स आप याद करो। अगर ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर सदिश त्रिभुज नियम लगाएं तो सदिश त्रिभुज नियम के अनुसार ये दोनों भुजाएं एक ही क्रम में, ये दोनों सदिश एक ही क्रम में, ये वाला विपरीत क्रम में, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। मतलब R1 प्लस R21 सदिश त्रिभुज नियम से आपको देखने को मिला बराबर R2। तो R21 कितना हो गया बताओ? R2 माइनस R1। बोलो हुआ है नहीं? समीकरण नंबर 1। ये समझ आया? इसी प्रकार अगर R12 की मैं बात करूं, R12 अभी तो अपने दिशा ली ये वाली, अगर दिशा ये वाली लें तो फिर इसके अनुसार क्या आएगा यहाँ पे? R1 माइनस R2 आ गया। ठीक है, अब देखो R12 तो आप ऐसे ही लिखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? R2 माइनस R1। बोलो बचेगा या नहीं? समीकरण 1 से R2 माइनस R1 की जगह क्या लिख सकते हैं? R21। तो आपको पता लग गया R12 सदिश R12 किसके बराबर है? माइनस ऑफ सदिश R21। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। दूसरा, अगर इनका परिमाण ले लें, ये तो सदिश रूप में लिखे, अगर परिमाण ले लें तो दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा बताओ? बराबर। बोलो, ये समीकरण 1 और ये दोनों का परिमाण हो जाएगा बराबर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। वेल, माइनस चिन्ह तो दिशा को बताता है, तो दिशा तो अपन ले ही नहीं रहे, केवल परिमाण ले रहे हैं यहाँ पे। तो परिमाण क्या रहेगा बताओ? बराबर। परिमाण मतलब परिमाण मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी चाहे इधर से नाप लो चाहे इधर से नाप लो, बराबर रहेगी, बस दिशा ही तो विपरीत है, तो दिशा यहाँ दिखाएंगे सभी। तो ये 2 समीकरण आपको याद रखने जो विशेष काम आएंगे। तीसरी बात, अब बल की बात करते हैं। तो बल F21 ज्ञात करें। F21, तो बल F21 कितना आएगा? तो बल को सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? किसी भी सदिश को कैसे लिखा जाता है? जैसे 4i कैप। 4i कैप का मतलब समझते?
सदिश का परिमाण 4 है और दिशा क्या है बताओ, आई कैप, एक्स अक्ष की दिशा में। सदिश का परिमाण 4 है और दिशा क्या है बताओ, आई कैप, है या नहीं। तो देखो आप ऐसे ही यहाँ लिखना है, तो बल को लिखना है तो पहले तो परिमाण लिखेंगे, तो बल का परिमाण तो वही कूलाम के नियम से K(Q1 Q2) अपॉन K(Q1 Q2) अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कौन सी हो गई है, F21 बल ले रहे हैं तो दूरी को किससे लिखेंगे, R21, और दूरी ले रहे हैं तो मतलब परिमाण लेंगे तो R21 का स्क्वायर, R21 का परिमाण, परिमाण मतलब ये दूरी और इसका स्क्वायर। ये तो हो गया बल F21 का परिमाण। अब दिशा और लगाएंगे, तो किस दिशा में लग रहा है ये, इस दिशा में, यूँ F21 बल इस दिशा में लग रहा है, मतलब R21 की दिशा में लग रहा है। तो R21 की दिशा में लग रहा है तो दिशा को कौन व्यक्त करता है, एकांक सदिश। तो R21 की दिशा में लगा देंगे एकांक सदिश, R21 इस दिशा में, तो R21 की दिशा को किससे व्यक्त करेंगे बताओ, एकांक सदिश। एकांक सदिश का काम क्या है, दिशा व्यक्त करना। तो दिशा व्यक्त हो गई R21 से, तो ये हो गया आपके पास F21। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ऐसे, R21 कैप बराबर R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, मतलब एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ये यहाँ लगाएं, तो यहाँ पे R21 कैप की जगह ये लिखो R21 वेक्टर बटे R21 का परिमाण। तो R21 के परिमाण का स्क्वायर है और ये भी यहाँ आ जाएगा तो गुणा हो जाएंगे, तो F21 कितना मिलेगा आपको बताओ, F21 K(Q1 Q2) अपॉन R21 का स्क्वायर, क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ रह जाएगा R21 पे वेक्टर। देखो कैप की जगह ये वाला फार्मूला लगाया तो ऊपर तो वेक्टर रह जाएगा और नीचे स्क्वायर की जगह इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा क्यूब। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार यदि बल F12 ज्ञात करें, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल, तो क्या चेंज आएगा, परिमाण तो वही रहेगा K(Q1 Q2) अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी में क्या लिखेंगे, R21 की जगह क्या लिख देंगे बताओ, R12 का स्क्वायर, 12 लिखा है तो आप 12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और दिशा कौन सी होगी, तो F12 बल इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, मतलब R21 के विपरीत दिशा में। तो R21 के विपरीत दिशा को अपन किससे व्यक्त करेंगे, R12 से। और बल की दिशा व्यक्त करने के लिए क्या काम में लेंगे, एकांक सदिश, और एकांक सदिश की जगह यही फार्मूला लगाएंगे तो यही सिस्टम बन जाएगा। तो देख के इसी प्रकार करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, R21 की जगह 12 आ जाएगा और यहाँ भी R21 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, 12 वेक्टर। अब देखो आप समीकरण 1 व 2 से आप रखो, 1 व 2 से बताओ R12 का परिमाण R21 के परिमाण के बराबर है। तो देखो F12 बराबर K(Q1 Q2), R12 का परिमाण R21 के परिमाण के बराबर है, तो R21 का परिमाण और गुणा ये है सदिश R12, तो सदिश R12 माइनस ऑफ सदिश R21 के, तो यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ सदिश R21। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से देखो आप यहाँ से देखो K(Q1 Q2) अपॉन R21 का क्यूब और इंटू R21, माइनस के चिन्ह का डिफरेंस आ रहा है तो माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आगे, तो ये वाला माइनस यहाँ से आगे आ जाएगा, इधर ये आ गया आगे। अब ये पूरा क्या बन गया बताओ, यही वाला बन गया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, F21। तो मतलब ये आपको मिल गया F12 बराबर माइनस ऑफ F21, मिल गया है नहीं, F12 बराबर माइनस ऑफ F21। बोलो मिला है नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ कि आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल और आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल और आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत। माइनस चिन्ह क्या व्यक्त करता है, दिशा को। तो ये दोनों परिमाण में समान होंगे और दिशा में क्या होंगे बताओ, विपरीत होंगे। बोलो होंगे या नहीं।
तो दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे। तो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से ये पता लगता है कि दो आवेशों के मध्य जब बल लगेगा तो दोनों आवेश एक दूसरे पे बराबर बल लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में। दोनों आवेश एक दूसरे पे बराबर परिमाण का बल लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में। वो लगाएंगे या नहीं? तो ये था आपके पास कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, आगे अगली क्लास में।